नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वैसे इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के साथ बड़ा खेल खेल लिया है। चुनाव के दौरान 15 विधानसभा सीटें वीआईपी को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन वास्तव में मुकेश सहनी के हिस्से में केवल 10 सीटें ही आ पाई हैं। 5 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में ही खेला हो गया। आइए देखते हैं वे कौन सी 5 विधानसभा सीटें हैं जहां वीआईपी के उम्मीदवारों को महागठबंधन ने किस्तों में धोखा दे दिया। सुगौली से शशि भूषण सिंह की उम्मीदवारी रद्द हो गई। बाबूरही से बिंदु गुलाब यादव ने चुनाव ही नहीं लड़ा। गोड़ा बोराम सीट पर संतोष सैनी को महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार ही नहीं रहे। कुशेवर्स्तान से वीआईपी कैंडिडेट गणेश भारती को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा। चैनपुर में आरजेडी ने ब्रिज किशोर बिंद को उतार दिया, तो वीआईपी कैंडिडेट गोविंद बिंद को मात्र 5144 वोट से ही संतोष करना पड़ा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में जान गंवा देने वाली भारतीय एयरफोर्स विंग कमांडर नमाज सयाल की पत्नी और विंग कमांडर अफसा ने आखिरी सलामी दी। यह पल जिसने भी देखा उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। रविवार सुबह पार्थिव देह को हिमाचल प्रदेश सिंह स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, जहां वायुसेना अधिकारियों, स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें पूरी मिलिट्री के सम्मान के साथ अंतिम सम्मान दिया। उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गाँव पटियाल कर ले जाया गया। नमाज एक समर्पित अफसर थे जो अपनी एथलेटिक और शानदार सर्विस की रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाते थे। 34 साल के कमांडर सयाल हैदराबाद के एक एयरबेस पर पोस्टेड थे। अब उनके परिवार में उनकी पत्नी अफसा, छोटी बेटी आर्या और उनके माता पिता है। और 21 नवंबर 2025 को दुबई में एयर शो के दौरान क्रैश हुआ यह हादसा दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम ऊंचाई पर था। ये तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरपोर्ट उड़ान उड़ाते समय कंट्रोल खो बैठा था और नीचे गिर गया और उससे आग लग गई। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें प्रचार प्रसार पर किए गए खर्च के अंदरों वोट नहीं मिले। ऐसे प्रत्याशियों ने में चकाई से जदयू के सुमित कुमार सिंह, निर्दलीय संजय प्रसाद और चंदन कुमार सिंह, सिकंदरा से जन स्वराज के सुभाष चंद्र बोस, राजद के उदय नारायण सिंह चौधरी, जमुई से निर्दलीय अमरीकी अमरेंद्र कुमार अनी और जन स्वराज के अनिल प्रसाद शाह के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समाज दल के मुख्यमंत्री इरफान तथा जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर नीलेंद्र दत्त मिश्रा का नाम शामिल है। यह आखिरी प्रचार प्रसार समाप्त होने से एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर तक के है, जो व्यय कोषांकों, प्रत्याशियों या फिर उनके अभिकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रत्याशियों के खर्चे में आखिर के दिन के प्रचार के अलावा मतदान और मतगणना के दिन खर्च की गई राशि का विवरण जुड़ने का बाद का खर्च का ग्राफ और ऊपर जाएगा। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाबलेश्वर नगर निगम चुनाव में नाम वापस लेने के आखिरी दिन नाटकीय घटनाक्रम हुआ। शिवसेना की पूर्व नगर सेवक विमल ओमले ने वार्ड नंबर 4 से अपना नाम वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, वह सार्वजनिक रूप से उप मुख्यमंत्री अजीत परिवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विमल ओले को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बहन मानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा के दौरे पर थे, उन्होंने शिवसेना की एक मीटिंग की थी। उस समय उन्होंने महाबलेश्वर में बहन माने जाने वाले विमल ओमले की राजनीतिक जिम्मेदारी कुमार शिंदे को सौंपी थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब उनके कारणों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है, जिनसे पार्टी को नुकसान हुआ। इस विश्लेषण के दौरान आरजेडी की नज़र उनके कारणों पर गई, जो चुनाव के समय इंटरनेट पर तेजी से फैल गए। पार्टी का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे गीत चलाए गए जिनसे हिंसा, रंगदारी, जंगलराज की छवि को बढ़ा दिया गया और इनका सीधा असर उनकी छवि पर पड़ा है। आरजेडी ने दावा किया कि कई गानों में बिना अनुमति लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम ले लिया गया, उनके प्रति और नामों का उपयोग किया गया और ऐसे समाज जोड़े गए जो कि गलत समाज देते थे। पार्टी के अनुसार ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से किया गया था ताकि जनता में भ्रम, डर का माहौल बना रहे और आरजेडी की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचे। इसी वजह से पार्टी ने भोजपुरी, मगही और मैथिली के 32 गायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा थाना इलाके की ताजपुर सरियावा गांव में शनिवार रात बच्चों के झगड़ों में पूर्व ग्राम प्रधान के एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरे बेटे के सिर में गोली लगी, जिसे डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया।
उसका प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। ताजपुरा सरियाबा गांव के रहने वाले सपा नेता और प्रोग्राम प्रधान मौज उर्फ गुड्डू की अपने पड़ोस के तनवीर और लोगों से पुरानी रंजिश थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 9 बजे बच्चों के झगड़े को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए, जिससे मारपीट हो गई। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना ने एक तेजस लड़ाकू विमान का शिकार हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमाल सयाल की मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद दुबई में एयर शो जारी रहा, जिस पर अमेरिकी वायुसेना की F-16 लड़ाकू विमान टीम के पायलट कैप्टन टेलर हिस्टर ने हैरानी जताई है। अमेरिकी वायुसेना के पायलट कैप्टन टेलर हिस्टर ने कहा कि जब एयर शो में यह हादसा हुआ तब उनकी टीम अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इतने बड़े हादसे के बावजूद एयर शो को रद्द नहीं किया गया। लेकिन अमेरिकी के F-16 लड़ाकू विमानों की टीम के साथ कुछ अन्य लोगों ने भारतीय वायुसेना के मृतक पायलट, उनके सहयोगी और परिवार के प्रति सम्मान जताते हुए पर शो प्रदर्शन को कैंसिल करने का फैसला ले लिया। करते हैं उत्तर भारत। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उत्तर भारत में अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को सुबह शाम अब आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका सामना कोहरे और शीतलहर से होने लग गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा कि आज कई राज्यों में तापमान गिरने की आशंका है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ने वाली है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज मौसम ड्राई रहेगा। सुबह यहां पर हल्का कोहरा भी देखा गया, जिससे कि सुबह सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी और वहीं आज पूरे दिन यहां पर धूप निकलेगी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 23.24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। यहाँ के AQI में कोई सुधार नहीं। आज भी कई जगह पर ये 400 के पार है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों में AQI आज सुबह 6 बजे की स्थिति। पूसा दिल्ली की AQI स्थिति 494 AQI, शादीपुर दिल्ली 498 AQI, पंजाबी बाग शिवाजी पार्क 491 AQI, नॉर्थ कैंप्स दिल्ली मिल्क क्रीम कॉलोनी 484 AQI, एक मुंड का दिल्ली 488 AQI। करते अगली बड़ी खबर के बारे में। मुंबई मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी शहर के बाहरी हिस्सों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि भविष्य में मेट्रो शहरवासियों के लिए लाइफलाइन साबित होगी। मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार पूरे मुंबई महानगरीय क्षेत्र में रियल एस्टेट की दिशा बदलने वाला भी साबित हो रहा है। नई मेट्रो लाइनों के शुरू होने और कनेक्टिविटी के विस्तार ने घर खरीद वालों की सोच प्राथमिकता को प्रभावित किया। मुंबई में रियल एस्टेट से जुड़े निवेशकों और एक्सपर्ट का कहना है कि मेट्रो की वजह से घरों की खरीद की निवेश पैटर्न पर सीधा प्रभाव नजर आ रहा है। आज घर खरीदने का फैसला ले रहे लोगों की प्राथमिकता में मेट्रो कनेक्टिविटी एक जरूरी मुद्दा है। मेट्रो ने मुंबई की भौगोलिक सीमाओं और उससे जुड़ी धारणा को पूरी तरह से बदल लिया है। पहले ठाणे मीरा रोड समेत कई इलाकों को मुख्य रूप से बहुत दूर कहा जाता। अब ये इलाके भी प्रमुख रोजगार केंद्रों से बेहद आसानी से जुड़े हैं। इसके कारण कई उभरते सब्रतरसी तेजी से रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन गया है। डेवलपर्स इन इलाकों में नई परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे। खरीदारों और निवेशकों का दोनों की मांग लगातार बढ़ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। यूक्रेनी दूतों ने रविवार को जिनेवा में अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन पर रूस के हमले को युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। पत्रकार से बात करते हुए रूबियो ने वार्ता के पहले इस तरह को ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से संभवत सबसे अधिक उत्पादक और सार्थक बैठक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडल रविवार रात को दूसरी बैठक में फिर से मिलेंगे। रूबियो ने कहा, इस पर आखिरी हमारे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। हालांकि हमने जो प्रगति की उसे देखते हुए मुझे ऐसे होने में बहुत खुशी हो रही है। रूबियो के साथ इस वार्ता में सेना सचिव ड्रेन डिस्पोल और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। रूबियो ने कहा कि रूस को अंतिम शांति योजना को भी मंजूरी देनी होगी। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यमर्क ने भी पुष्टि की है कि वार्ता का प्रारंभिक स्तर खत्म हो गया है और जल्द ही दूसरी बैठक होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में।